नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल आंसर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम शुरू हो चुका है। आज तारीख है 9 मार्च 2023 और पहली शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है। और पहली शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन हमें जीएस के मिले हैं जिनको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और आगामी शिफ्टों में आपको इन वीडियो से बहुत लाभ मिलेगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखें। और पहला क्वेश्चन हमारा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड। और इनमें हमने जो ऑप्शन शामिल किए हैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए ऑप्शन शामिल किए और वही फैक्ट और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी और कारगर सिद्ध हो सके। तो पहला ऑप्शन है हमारा रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की, अर्थात एक प्रकार से रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नामकरण किया था। और गोल्डस्टीन ने भी, तो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है। तो हमें ये याद रखना है कि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी और रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया था। तो दोनों का नाम याद रखना है, प्रोटॉन से संबंधित है रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों। दूसरा ऑप्शन है, अर्थात गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की, रदरफोर्ड ने उसका नामकरण किया। दूसरा ऑप्शन है चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। और न्यूट्रॉन कैसा कण होता है? ये आवेश रहित कण होता है। आवेश रहित कण होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात धनावेश ऋणावेश इसमें कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन में कैसा आवेश होता है? प्रोटॉन में धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें धनावेश होता है। और इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की, इसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया। और जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। और ये ऋणावेशित कण है, इसमें ऋणावेश होता है। तो ये पॉइंट याद रखने हैं। और चौथा ऑप्शन है आपका जॉन डाल्टन। प्रत्येक फैक्ट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से और भी अगले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में आप लोग तैयार कर सकते हैं। जॉन डाल्टन ने क्या किया? पहला परमाणु सिद्धांत दिया। पहला परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड ने। कैसा कण होता है? धनावेशित कण होता है। तो आपसे न्यूट्रॉन के बारे में पूछा गया है तो इसका आंसर चैडविक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का पहला सौर गांव किस राज्य में स्थित है? तो पहला सौर गांव, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया, इसको भी ध्यान रखना है। इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है उड़ीसा। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। और यह मंदिर भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। यह भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर है। अगला ऑप्शन है केरल। केरल का एक गांव है कुबलंगी गांव। तो एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में आप लोग तैयार कर सकते हैं। कुबलंगी गांव, ये केरल का गांव है। और यह भारत का पहला, करंट अफेयर का ये भी टॉपिक है, याद रखना है, भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव, नैपकिन या पैड मुक्त गांव। अर्थात यहां पर महिलाओं को मेंस्ट्रुअल कप प्रदान किए गए हैं जिससे यहां की महिलाएं अब अपने मासिक धर्म के दौरान नैपकिन या पैड का प्रयोग नहीं करती हैं और ये अब मेंस्ट्रुअल कप का प्रयोग करती हैं। तो ऐसा करने वाला ये भारत का पहला गांव बन चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट के तौर पर आप लोग याद रख सकते हैं। अगला ऑप्शन है आपका मेघालय। तो मेघालय के बारे में याद रखें, मौलिनोंग, मेघालय का मौलिनोंग गांव, ये मेघालय का मौलिनोंग गांव है। यह भारत का सबसे स्वच्छ गांव है, भारत तथा एशिया का सबसे स्वच्छ गांव, भारत तथा एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है।
चौथा ऑप्शन आपका गुजरात है, और गुजरात के मोढेरा गांव में, गुजरात के मोढेरा गांव में भारत का पहला, गुजरात का मोढेरा गांव भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव है। तो यही आपसे पूछा गया कि भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव किस राज्य में है? गुजरात में है। गांव का नाम क्या है? मोढेरा गांव। भारत का सबसे स्वच्छ गांव कौन सा है? मौलिनोंग गांव। ये कहां पर है? मेघालय में। भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव कौन सा है? कुबलंगी गांव। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में आप ये फैक्ट याद रख सकते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है 352, इसमें राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है आर्टिकल 352 में। भारतीय संविधान का जो भाग 18 है, इसी में आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान है। इसमें आर्टिकल 352 से 360 शामिल है, और आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरित हैं। और हमारे देश में 3 प्रकार के आपात का उल्लेख है: राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में है। और राष्ट्रीय आपात देश में 3 ही आधारों पर लगाया जा सकता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। इन 3 आधारों पर नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है आर्टिकल 352 के तहत। और राष्ट्रीय आपात लगाता कौन है? राष्ट्रपति लगाता है। किसकी सिफारिश पर लगाता है? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। आर्टिकल 352 में ही एक बार, सिर्फ एक बार हमारे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है, वो भी आर्टिकल 352 में। और 44वें संविधान संशोधन के तहत ये मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया था। तो राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति लगाता है मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। और मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला ऑप्शन है 356, इसमें संवैधानिक तंत्र की विफलता। तंत्र की विफलता, या इसी को बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तो राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक तंत्र की, संविधान में इसे राष्ट्रपति शासन नहीं कहा गया है, इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता बताया गया है। तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में है। और राष्ट्रपति शासन जब किसी राज्य में लग जाता है तो उस राज्य की मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की शक्तियां शून्य हो जाती हैं। वो सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हो जाती हैं, और राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग अपने किसी एजेंट के माध्यम से करवाता है। सामान्यतः जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग उस राज्य के राज्यपाल के माध्यम से करता है। आर्टिकल 356 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल 360 में, और हमारे देश में आज तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया गया, नेशनल इमरजेंसी, और लगभग 125 बार से ज्यादा, लगभग 130 बार हमारे देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है अलग अलग राज्यों में। और राष्ट्रीय आपात 3 बार और वित्तीय आपातकाल 1 बार भी नहीं लगाया गया है। अगला आर्टिकल है 358, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 358, जब देश में या देश के किसी भूभाग में राष्ट्रपति शासन, देश में या देश के किसी भूभाग में नेशनल इमरजेंसी लगा होता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है, तो देश के नागरिकों के अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अर्थात नेशनल इमरजेंसी के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, स्वतः निलंबित हो जाएंगे। और जैसे ही नेशनल इमरजेंसी समाप्त होगा देश से, ये मूल अधिकार अनुच्छेद 19 वाले स्वतः प्रभाव में आ जाएंगे। और इसी के बाद एक आर्टिकल और है 359, इसमें बताया गया है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के मूल अधिकार, जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ये अपने आप निलंबित हो जाती हैं और आपातकाल समाप्त होते ही स्वतः लागू हो जाती हैं। अनुच्छेद 359 में बताया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21
इन अनुच्छेदों में जो मूल अधिकार प्रदान किए उनको छोड़ के राष्ट्रपति अन्य मूल अधिकारों को आपातकाल के दौरान निलंबित कर सकता है। ये पावर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 में प्रदान की गई है। तो आपसे पूछा गया राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो 352। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, तो समझ लेते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के लगभग मध्य एवं 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और ये 8 राज्य हैं। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अगर ये ग्लोब है अर्थात हमारी पृथ्वी है जो गोलाकार है, जेड आकार की है, ये 0 डिग्री अक्षांश है और 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर वाले गोला के आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसी को कर्क रेखा कहते हैं और ये है 23.5 डिग्री साउथ, इसी को मकर रेखा कहते हैं और 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और यहाँ कहीं पर भारत स्थित है। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। कर्क रेखा से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अर्थात अक्षांश रेखाओं से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो अक्षांश रेखा है उसी को कर्क रेखा कहते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा झारखंड, सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कनाडा के संविधान से प्रेरित है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन से ऐसे प्रावधान है जो कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है विधि का शासन, ये ब्रिटेन अर्थात यूके के संविधान से प्रेरित है, ब्रिटेन से प्रेरित है। दूसरा प्रावधान है राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में है और महाभियोग की ये जो प्रक्रिया है ये यूएसए के संविधान से प्रेरित है। संघीय व्यवस्था ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है। मूल कर्तव्य ये यूएसएसआर यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक अर्थात सोवियत संघ या रूस के संविधान से प्रेरित है। मूल कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद भाग 4A में मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। आर्टिकल 51A भाग 4A मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। 42वें संविधान संशोधन के तहत इन्हें जोड़ा गया, मूल संविधान में ये नहीं थे। तो भाग 4A में अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के तहत वर्तमान में 10 मूल कर्तव्य हैं। प्रारंभ में 1976 में 10 मूल कर्तव्य थे, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, 11वां मूल कर्तव्य शिक्षा से संबंधित है। तो विधि का शासन ब्रिटेन से, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए से, संघीय व्यवस्था कनाडा से, मूल कर्तव्य यूएसएसआर से प्रेरित हैं। अगले क्वेश्चन, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो यूएस ओपन 2022 इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता था कार्लोस अलकराज ने। ये कहां से हैं? स्पेन से। तो स्पेन के कार्लोस अलकराज ने पुरुष एकल का खिताब जीता। और यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ईगा स्विटेक ने। तो महिला एकल का खिताब ईगा स्विटेक ने जीता, महिला एकल का खिताब, और इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता यूएस ओपन में। और ईगा स्विटेक कहां से हैं? ये पोलैंड से हैं। और दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है एशले बार्टी, चौथा ऑप्शन है राफेल नडाल। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 इसमें महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता और पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने। राफेल नडाल कहां से हैं? स्पेन से हैं। और एशले बार्टी कहां से हैं? ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता और महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता। तो इसमें आपसे पूछा गया पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो कार्लोस अलकराज, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर 6वीं बार इंदौर बना है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर बड़े शहरों में ये 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर है। पंचगनी ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। छोटे शहरों में भारत का सबसे स्वच्छ शहर इस सर्वेक्षण के अनुसार शहर छोटे शहरों में 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र का पंचगनी सबसे स्वच्छ शहर है और मध्य प्रदेश का इंदौर सबसे स्वच्छ शहर बड़े शहरों की सूची में। सूरत दूसरा सबसे स्वच्छ शहर, दूसरा सबसे स्वच्छ शहर। तो इंदौर के बाद दूसरा स्थान किसका है, गुजरात के सूरत का। हरिद्वार गंगा किनारे स्थित शहरों का जो इंडेक्स तैयार किया, गंगा किनारे स्थित शहरों में सबसे स्वच्छ शहर। तो गंगा किनारे स्थित शहरों में से सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, हरिद्वार। और तो इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है महिला फीफा विश्व कप 2023 का आयोजन, ये करंट अफेयर से पूछा गया, कहां होगा। तो पहला ऑप्शन है कतर, कतर के दोहा में फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन हुआ, जिसे अर्जेंटीना ने जीता ये खिताब। दूसरा ऑप्शन है कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। तो फीफा विश्व कप 2026 4 साल की अंतराल पर यह प्रतियोगिता होती है। तो फीफा विश्व कप 2026 वाला कहां पर होगा, 3 देशों में, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको में। इंडोनेशिया अंडर 20 फीफा विश्व कप, अंडर 20 फीफा विश्व कप 2023। तो अंडर 20 फीफा विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पर होगा, इंडोनेशिया में। अगला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो महिला फीफा विश्व कप 2023, तो महिला फीफा विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पर होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। तो आपसे ये पूछा गया था कि महिला फीफा विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पर होगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। और ये जो एक्स्ट्रा जानकारी हमारे द्वारा ऑप्शन के माध्यम से दी गई है, ये अन्य शिफ्ट में पूछी जा सकती है। प्रत्येक फैक्ट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें अच्छे से तैयार करें। ये फैक्ट बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से शिद्दत से एक एक पॉइंट को सुनना है और उन्हें तैयार करना है। अगले शिफ्ट में बहुत लाभ मिलेगा आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम किस राज्य में हुए। तो यहां से कई क्वेश्चन पूछे गए आपसे। एसएससी जीडी में पूछा गया था कि पहले खेलो इंडिया यूथ गेम कहां हुए थे, तो इसीलिए हमने पहला ऑप्शन दिल्ली रखा है। तो दिल्ली में 2018 में पहले खेलो इंडिया यूथ गेम हुए। पहले खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन दिल्ली में 2018 में हुआ। हरियाणा में 2022 में 21-22 में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हुआ, खेलो इंडिया यूथ गेम। तो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हरियाणा में हुआ और पदक तालिका में पहला स्थान हरियाणा का ही रहा। और 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 2022-23 में मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ। मुख्य रूप से भोपाल में यह प्रतियोगिता हुई और मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम। और इसमें पदक तालिका में पहला स्थान किसका रहा, महाराष्ट्र का। तो पदक तालिका में सर्वाधिक पदक किसने जीते, पदक तालिका में पहला स्थान। तो इसमें याद रखना है कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ। मुख्य रूप से भोपाल में यह प्रतियोगिता हुई
अन्य शहरों में ध्यान रखें कुल कितने शहरों में ये प्रतियोगिता हुई, तो 8 शहरों में प्रतियोगिता हुई। और इसमें पदक तालिका में पहला स्थान किसका रहा, तो इसमें पहला स्थान महाराष्ट्र का रहा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम किस राज्य में हुए, तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश में हुए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल की कौन सी परत धरातल के सबसे नजदीक है, तो वायुमंडल की जो सबसे नजदीक, धरातल के जो सबसे नजदीक परत है वो है क्षोभ मंडल। धरातल के सबसे नजदीक और सभी मौसमी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, बादल, कोहरा, कुहासा, सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। और क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई लगभग 13 से 14 किलोमीटर होती है, तो यह भी याद रखना है। इसके क्षोभ मंडल के बाद है समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई अर्थात क्षोभ मंडल के बाद वायुमंडल की जो दूसरी परत है वो है समताप मंडल। समताप मंडल लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है और समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है। ओजोन की सांद्रता अधिक है समताप मंडल में। ओजोन क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीव जंतुओं की रक्षा करती है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। और समताप मंडल में वायुयान या फाइटर जेट के उड़ाने के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। जेट या वायुयान के उड़ाने के लिए आदर्श दशाएं समताप मंडल में पाई जाती हैं। समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है। इसकी सांद्रता 20 से 35 किलोमीटर में अधिक है ओजोन की। अगला ऑप्शन है आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल की औसत ऊंचाई सबसे नीचे क्षोभ मंडल है। इसकी ऊंचाई धरातल से 13 से 14 किलोमीटर। मध्य मंडल के बाद समताप मंडल, इसकी ऊंचाई क्षोभ मंडल के बाद 50 किलोमीटर तक है। और मध्य मंडल के बाद इसे समताप मंडल के बाद मध्य मंडल की ऊंचाई धरातल से 80 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर अर्थात क्षोभ मंडल के बाद है समताप मंडल। समताप मंडल के बाद है मध्य मंडल, इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक है। और उल्का पिंड यहीं पर जल के राख हो जाते हैं घर्षण के कारण। वायुमंडल में घर्षण के कारण उल्का पिंड जल के राख हो जाते हैं मध्य मंडल में, अर्थात ये हमारे पृथ्वी पर जीव जंतुओं की उल्का पिंडों से रक्षा करने वाला मंडल है। अगला है आयन मंडल। इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर तक है। इसमें आवेशित कण पाए जाते हैं जिनसे रेडियो संचार संभव हो पाता है। रेडियो संचार अर्थात जो रेडियो तरंगें होती हैं वो इन्हीं आवेशित कणों से टकराकर वापस आ जाती हैं, जिन्हें रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिया जाता है, जिसके कारण रेडियो संचार स्थापित हो पाया। तो ये याद रखना है। आपसे पूछा गया वायुमंडल की कौन सी परत धरातल के सर्वाधिक नजदीक है, तो क्षोभ मंडल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज हमें अपने इस SSC CHSL आंसर क्वेश्चन सीरीज की जो पहला वीडियो है, इसमें हमने फर्स्ट शिफ्ट के लगभग 10 क्वेश्चंस हमें मिले हैं, उन्हीं को हमने डिस्कस किया है। और अगले शिफ्ट के क्वेश्चन जैसे हमें मिलेंगे उनको भी हम अपने वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो बार बार देखना है, अच्छे से देखना है, नोट्स तैयार करना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।